दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज है संडे। और संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर्स का जो है रिवीजन रहता है। और इस हफ्ते जो है कुछ क्लासेस इधर उधर रही हैं, तो इसके पहले मैं आप सभी को एक वीकली करंट अफेयर्स की कंप्लीट क्लास दे देता हूं। कंप्लीट क्लास के बाद जो है इसका एमसीक्यू सेशन जो है वो कल जो है मंडे को कराया जाएगा, ठीक है ना? तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। कुल टोटल जो है 30 ये टॉपिक हैं। 28 से 30 टॉपिक हैं। इन टॉपिक पर आप जो है पूरे सप्ताह कर 20 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। बीच में एक हफ्ते का जो है गैप हुआ है वो भी आपको इस महीने के लास्ट तक करा दिया जाएगा। तो पहले हम देखते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो पहली न्यूज है हमारी इस सप्ताह की। और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर 19 नवंबर 2023 को 19 नवंबर को ही आपने देखा था कि विश्व कप फाइनल भी हुआ था। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNAI, ठीक है ना? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और TNAI जो है, इन दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022, ध्यान रखिएगा ये 2022 का है, 2023 में दिया गया है, ठीक है ना? अब ये क्यों दिया गया दोस्तों? कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया है, ठीक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है ये जो है कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है दोस्तों? इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पुरस्कार समारोह जो है नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। और समारोह की अध्यक्षता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी हैं, उन्होंने की थी। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने पुरस्कार प्रदान किए। सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि कोविड 19 महामारी की एक अभूतपूर्व चुनौती थी, लेकिन भारतीय चिकित्सकों, नर्सों और स्वयं स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी निस्वार्थ सेवा और समर्पण से इस चुनौती का सामना किया था। तो ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है किस किस फील्ड में दिया जाता है दोस्तों? तो शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए की राशि मिलती है। चलिए दोस्तों, दूसरी न्यूज हम देख लेते हैं आज की जो इस सप्ताह की महत्वपूर्ण थी। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय। अब ये चर्चा में क्यों है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में 37 प्राइम मिनिस्टर जो है ये पीएम श्री SHRI, पीएम श्री का आप कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है ना? केंद्रीय विद्यालय और 26 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन 19 नवंबर 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की उपस्थिति में किया गया। इन स्कूलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहल पे के तहत किया गया है। 37 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और 26 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालयों का उद्घाटन कहां पर किया गया दोस्तों? उड़ीसा में, ठीक है ना? पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अनुसार संचालित होंगे। ये स्कूल छात्रों को संपूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करेंगे। इन स्कूलों में 6 से 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इन स्कूलों के उद्घाटन के साथ उड़ीसा में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 54 और जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या 52 हो जाएगी। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है पीएम श्री का, ठीक है ना? केंद्र प्रायोजित एक योजना है जिसे 7 सितंबर 2022 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। पीएम श्री विद्यालय भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करना है। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार संचालित किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आज हमारा आज का टॉपिक नंबर 3 है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर हम देखेंगे एस वेंकट रमन के बारे में हमें देखना है। तो दोस्तों, RBI के पूर्व गवर्नर एस वेंकट रमन का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वेंकट रमन 1990 से 92 तक RBI के गवर्नर थे। कब से कब तक थे दोस्तों? 90 से 92 तक। अब ये फेज आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था में। भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो 90 के दशक में जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी उसका टोटल इम्पैक्ट जो है हमारे पास आया था 1990-92 में। और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आपने देखा, हमने LPG पॉलिसी अडॉप्ट की थी। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वेंकट रमन का जन्म 1931 में तमिलनाडु के सलेम जिले में हुआ था।
उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि की प्राप्त की थी। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के सदस्य थे और उन्होंने वित्त मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था। वेंकट रमन को 1990 में आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान भारत में 1991 के जो आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, दोस्तों हमने अपना सोना तक गिरवी रखा था। वेंकट रमन ने इस संकट से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाना, रुपए का अवमूल्यन करना और आर्थिक सुधारों को शुरू करना। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जब हमारी एलपीजी पॉलिसी एडॉप्ट हमने की थी, यानी कि 1990-92 में, उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। वेंकट रमन के कार्यकाल को भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी कि इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, एलपीजी, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इन सभी की शुरुआत मानी जाती है। उन्होंने आरबीआई को एक आधुनिक और कुशल केंद्रीय बैंक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये फेज जो है भारत की राजनीति में बड़ा ही इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है आर्थिक दृष्टिकोण से। सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के संस्थापक, इनके बारे में काफी चर्चा में हैं और ये एक ऐसे लीडर के रूप में उभरे हैं। दोस्तों आपने ओपन एआई चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। चैट जीपीटी एक अलग ही क्रांति लेकर के आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये काम जो है आज से नहीं शुरू हुआ। यह ओपन एआई की स्थापना 2015 में हुई थी और उसी समय सैम ऑल्टमैन और उनकी टीम ने एक नई अवधारणा का जनक इन्होंने क्या किया, एक शुरुआत की, जिसमें विशेषकर उन लोगों को, उन विजनरी लोगों को रखा गया था जो चाहते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम एक नई दशा और दिशा दें। दोस्तों ओपन एआई के जो को फाउंडर हैं उनको उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। अब ये कंपनियों से कंपनी के ओनर को कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये को फाउंडर थे सैम ऑल्टमैन और ऐसा कई कंपनियों में आपने देखा होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट में शामिल होने की घोषणा करते, जैसे भारत पे एक कंपनी थी उसमें जो है अश्नीर ग्रोवर को ही निकाल दिया गया कंपनी से। ये कैसे होती है, क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो वे माइक्रोसॉफ्ट की नई एडवांस एआई रिसर्च टीम का नेतृत्व करेंगे, यानी कि उनको अपनी कंपनी से निकाल दिया गया, जिसको लेकर के लगभग 70% कर्मचारी जो है इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और बाद में जो है इसको सेटलमेंट करने के पर्पज से माइक्रोसॉफ्ट ने उनको नया जिम्मा दिया है, उनको नई नौकरी दी है। हालांकि ये काफी विवाद का मुद्दा है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उनको ओपन एआई के को फाउंडर से, डायरेक्टर्स के पद से, जो भी पद पे थे उनको हटा दिया गया है। एआई अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी, वह कंपनी के सीईओ रहे हैं, ठीक है ना। ओपन एआई एक अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान प्रयोगशाला है जिसमें गैर लाभकारी ओपन एआई, यानी कि ये नॉन प्रॉफिटेबल है, ध्यान रखिएगा, निगमित और इसके लाभकारी सहायक निगम जो है ओपन एआई लिमिटेड, ये प्रॉफिटेबल है, ये नॉन प्रॉफिटेबल है, पार्टनरशिप शामिल है। ओपन एआई मित्रवत यानी कि ये इको फ्रेंडली है, एआई को बढ़ावा देने के और विकसित करने के घोषित इरादे से एआई अनुसंधान करता है। ओपन एआई सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर आधारित सुपर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर चलता है। ओपन एआई की स्थापना 2015 में इलिया सुत्स्केवर, ग्रेग ब्रोकमैन, आप जो है ट्रेवर ब्लैकवेल, विकी चेउंग, इन सब के नाम आप ध्यान नहीं रखेंगे तो वो भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सभी लोग जो है मिलकर के ओपन एआई की स्थापना इन्होंने की थी, जिसमें सैम ऑल्टमैन और एलोन मस्क प्रारंभिक बोर्ड के सदस्य भी थे। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई को $1 बिलियन जो है, $1 नहीं, $1 बिलियन है, जो प्रदान किया 2019 में। अरब डॉलर यहाँ बाद में आ गया है, और निवेश किया और 2030 में $10 अरब का और भी निवेश किया, यानी कि इस पे एकाधिकार जो है वह माइक्रोसॉफ्ट का लगभग हो चुका है। बीच में एलोन मस्क ने इस कंपनी को 2018 में छोड़ दिया था। उसके बाद जो है बहुत सारी समस्याएं और इधर उधर की चीजें देखी गई, लेकिन ओपन एआई जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बड़ा बड़ा जो है नाम हो चुका है वर्तमान समय में चैट जीपीटी के माध्यम से। चलिए, स्टेनिस पालासियोस मिस यूनिवर्स बनी है 2023 की। कौन है ये, क्या इससे इंपॉर्टेंट खबरें जो है हमारे
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है दोस्तों। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर में 19 नवंबर 2023 को हुए मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता में निकारागुआ की शेनिन्स पलासियोस को विजेता घोषित किया गया है। शेनिन्स जो है वो पलासियोस मिस यूनिवर्स बनने वाली निकारागुआ की पहली महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। निकारागुआ दोस्तों किस महाद्वीप में है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पलासियोस जो है पलासियोस का जन्म जो है 2000 में हुआ था। उन्होंने संचार में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और वह एक खेल प्रेमी है और उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के लिए वॉलीबॉल भी खेला था। मिस यूनिवर्स 2022 अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल ने पलासियोस को ताज पहनाया। दूसरे स्थान पर थाईलैंड की एंटोनिया पर्सिल्स और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की मोरेना विल्सन रही हैं। तो सेनिन्स पलासियोस का नाम आप याद रखेंगे, निकारागुआ से हैं। किस महाद्वीप में निकारागुआ पड़ता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अल सल्वाडोर सैन सल्वाडोर कहां पर पड़ता है ये भी आप बताइएगा। शेनिन्स जो है पलासियोस का नाम आप याद रखेंगे। चलिए अगली न्यूज पर देखते दोस्तों। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023। दोस्तों वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी विभाग मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर 21 से 22 नवंबर तक 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन का आयोजन अहमदाबाद गुजरात के साइंस सिटी में किया गया था। ठीक है ना। सम्मेलन का विषय क्या था, मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन को का उत्सव मनाएं। सम्मेलन में भारत और दुनिया भर से मत्स्य पालन से के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ अधिकारी, उद्यमी और नीति निर्माता शामिल होंगे। ये हो चुके हैं। सम्मेलन का उद्घाटन जो है हमारे पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किया। सम्मेलन का उद्देश्य मत्स्य पालन और जलीय कृषि को बढ़ावा देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, इस पर हम लोग डिटेल कुछ फैक्ट और भी देखेंगे। मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा, सबसे ज्यादा विकेट, सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा छक्के, ये सब ज्यादा चीजें जो है वो आपको मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। ठीक है ना। आईसीसी पुरुष क्रिकेट एक दिवसीय विश्व कप जो है दोस्तों पैट कमिंग्स के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को हरा करके छठा आईसीसी विश्व कप पुरुष क्रिकेट जो है एक दिवसीय क्रिकेट अपने विश्व कप अपने नाम किया। फाइनल में 19 नवंबर 2023 को विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा करके ये खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया टीम ने पुरुष के क्रिकेट एक दिवसीय विश्व कप में कुल 8 फाइनल मैचों में भाग लिया है, जिसमें 6 बार उन्होंने जीत हासिल की है। 1987, 1999, 2003 में भी हम साथ में थे, हमें ही हराया था। 2007, 2015, 2023 में भी हमें उन्होंने हराया है। भारत ने कब कब 2 विश्व कप जीता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। दिल्ली फुकुओका मैत्री समझौता। दोस्तों दिल्ली और जापान की फुकुओका प्रांत ने पर्यावरण, संस्कृत, पर्यटन, विरासत और शिक्षा और युवा भागीदारी को आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर जोर देते हुए मैत्री समझौते को अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इस समझौते पर 5 मार्च 2007 को हस्ताक्षर किए गए थे। अब इसे 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह समझौता 2007 में किया गया था और इसे 2015 और 20 में भी बढ़ाया गया था। इस समझौते के तहत दोनों शहरों के ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गतिविधियों का आयोजन किया है, जिसमें प्रदर्शन, कला, संस्कृत, नृत्य, फिल्म, युवा आदान प्रदान शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और फुकुओका प्रीफेक्चरल गवर्नर आकिए ओमगारी ने इस समझौते को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केजरीवाल ने कहा कि यह समझौता दोनों शहरों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा। तो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री और वहां के गवर्नर फुकुओका के इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ है। डॉक्टर एस बद्रीनाथ के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। उनका निधन हो गया, 83 वर्ष के थे और बड़े ही समृद्ध पर्सनालिटी इनका जो है, बड़ा ही चर्चित व्यक्तित्व रहा है दोस्तों। धर्मार्थ के क्षेत्र में यानी कि चैरिटेबल अग्रणी कार्य जो है, अग्रणी शंकर नेत्रालय जो है के संस्थापक डॉक्टर एस बद्रीनाथ का आज चेन्नई में यानी कि हमारा मेरे ख्याल से 20 या 21 फरवरी को नवंबर को इनका देहांत हुआ है। डॉक्टर बद्रीनाथ का जन्म जो है 24 फरवरी 1940 को चेन्नई में हुआ। उन्होंने चेन्नई मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की।
उन्होंने न्यूयॉर्क से अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई की। डॉक्टर बद्रीनाथ 1978 में चेन्नई में शंकर नेत्रालय की स्थापना की। यह भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध चैरिटेबल और आई हॉस्पिटल के रूप में जाना जाता है। शंकर नेत्रालय ने लाखों लोगों की आंखों का इलाज किया, जिसमें अधिकांश लोग गरीब थे। मुफ्त और निःशुल्क इलाज में ये हॉस्पिटल जो है काफी आगे है। डॉक्टर बद्रीनाथ उनके काम के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें पद्मश्री और पद्म भूषण शामिल है। पद्म विभूषण, पद्मश्री उनको 1983 में मिला, 1999 में पद्म विभूषण मिला है दोस्तों। पद्म भूषण या विभूषण है मेरे ख्याल, ठीक है ना, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं नए। तो दोस्तों ये ऐसे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जो डेली करंट अफेयर्स हमारा देखते होंगे। आपने देखा होगा कि वो हर अपने जो है रैली में आरी दिखाते थे। आरी, आरी यानी कि जिससे जो है सा बोलते हैं जिसको, उससे जो है पेड़ काटे जाते हैं उससे। अर्जेंटीना में दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली को नया राष्ट्रपति चुना गया, क्योंकि यहाँ पर चीन का प्रभाव बहुत ज्यादा है, वामपंथी नेताओं का प्रभुत्व भी काफी है। पहली बार ऐसा हुआ है काफी समय के बाद जो है यहाँ पर दक्षिणपंथी की सरकार बनी है। निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में पहले संबोधन में उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना की स्थिति गंभीर है। उन्होंने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद बड़े बदलाव का वादा किया। जेवियर माइली ने कहा कि आज से अर्जेंटीना का पुनर्निर्माण शुरू हो रहा। मालूम हो कि अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जो मुद्रास्फीति, बढ़ती मंदी और बढ़ती गरीबी की समस्या से जूझ रहा है। अर्जेंटीना के चुनाव प्राधिकरण के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में जेवियर माइली को 55.8% और इनके जो अर्थव्यवस्था यानी कि आपके इकोनॉमी के जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे सर्जियो मस्सा को 44.2% वोट मिले हैं दोस्तों। तो ये आप याद रखेंगे, जेवियर माइली का नाम, ये दक्षिणपंथी नेता हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। 54वें IFFI में माधुरी दीक्षित भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान बनाने हेतु सम्मानित की गई। दोस्तों भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री हैं माधुरी दीक्षित। आप सभी को पता होगा 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है गोवा में। भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान के लिए इनसे उन्हें सम्मानित किया गया है। माधुरी दीक्षित को यह पुरस्कार 21 नवंबर 2023 को गोवा में आयोजित IFFI के उद्घाटन समारोह में दिया गया। समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री जो है डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें हैं, बस ध्यान रखिए कि माधुरी दीक्षित को दिया गया है, बस वन लाइनर ये प्रश्न बनेगा यहाँ से। चलिए, भुवनेश्वर मेट्रो रेल परियोजना के लिए DMRC से समझौता हुआ है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या क्या समझौते हुए हैं। उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर रेल मेट्रो परियोजना के पहले चरण के निर्माण के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना की लागत 6,255 करोड़ है। इसे 4 साल में पूरा किया जाना है दोस्तों। इस समझौते के तहत DMRC परियोजना के डिजाइन, निर्माण, वित्त पोषण और परिचालन के लिए जिम्मेदार होगी। परियोजना के पहले 26 किलोमीटर लंबी लाइन का निर्माण जो है किया जाएगा, जो भुवनेश्वर हवाई अड्डे से कटक के त्रिशूलिया तक जाएगी। इस लाइन में 20 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। भुवनेश्वर मेट्रो परियोजना उड़ीसा सरकार की 5T पहल का हिस्सा है, जो ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन और ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान केंद्रित करती है। परियोजना से शहर के यातायात को कम करने और लोगों के लिए आवागमन को आसान बनाने में मदद मिलेगी। अगली न्यूज जो है दोस्तों, सिलक्यारा सुरंग, जो कि अभी भी ये कैंपेन जारी है, बड़ा दुखद है ये। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा में डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में तकरीबन 41 मजदूर फंसे हुए। मजदूरों को बचाने के रेस्क्यू ऑपरेशन 6वें दिन नहीं, आज काफी दिन हो चुका है, लगभग 13वां दिन चल रहा है। ठीक है ना, आज 12वां या 13वां दिन है। ठीक है ना। सिलक्यारा में निर्माणाधीन जिस सुरंग में हादसा हुआ है वह 4 धाम महामार्ग परियोजना का निर्माणाधीन राज्य की सबसे लंबी यानी कि 4.5 किलोमीटर ये सुरंग होगी। इसका निर्माण मार्च 2024 तक पूरा होना था, लेकिन हादसे के बाद अब इसका निर्माण कार्य प्रभावित होना तय है। सिलक्यारा सुरंग भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक सुरंग है। यह सुरंग यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और सिलक्यारा से बरकोट को जोड़ती है। ये याद रखेंगे सिलक्यारा सुरंग के बारे में। युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2023, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सशस्त्र बल
अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का 14वां संस्करण आज उमरोई के संयुक्त प्रशिक्षण स्थल में प्रारंभ हुआ। अमेरिका के सैन्य दल का प्रतिनिधित्व अमेरिकी विशेष बलों के पहले विशेष बल समूह एसएफजी के सैनिकों द्वारा किया गया। भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व पूर्वी कमान के विशेष बल जवानों द्वारा किया गया। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच विशेष टुकड़ियों के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त अभ्यास है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? संयुक्त कार्यक्रम, योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों तथा उत्कृष्ट अनुभवों को साझा करना। इस युद्धात्मक पहल के पहले संस्करण का आयोजन जो है 2010 में भारत में किया गया था। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास का 13वां संस्करण जो है वो बकलोह में हिमाचल प्रदेश में के विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया था। वर्तमान में 21 नवंबर से 11 दिसंबर तक मेघालय में ये उमरोई छावनी, उमरोई एक एयरपोर्ट भी है, मेघालय का बड़ा प्रसिद्ध एयरपोर्ट है, तो ये यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है युद्धाभ्यास वज्र प्रहार। याद रखेंगे, भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि निज्जर जो एक आतंकी, जो खालिस्तानी आतंकी के रूप में जाना जाता है, वह उसकी हत्या हो गई थी और उस हत्या में भारत पर आरोप लगे थे। आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। यह सेवा सितंबर 2023 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच तनाव के बीच निलंबित कर दी गई थी। भारत ने पिछले महीने कुछ श्रेणियों में वीजा सेवाएं बहाल की थी, जिसमें प्रवेश वीजा, बिजनेस वीजा और मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा शामिल थे। ई वीजा प्रणाली क्या होती है दोस्तों? ई वीजा सेवाओं को फिर से शुरू करने से कनाडा के नागरिकों के लिए भारत की यात्रा करना आसान हो जाएगा। अब वे ऑनलाइन आवेदन करके ई वीजा प्राप्त कर सकते हैं। ई वीजा के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है। ई वीजा एक तरह का वीजा है जिसे ऑनलाइन आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है। ई वीजा की वैधता 30 दिनों तक होती है और इसके साथ भारत में आप जो है 30 दिनों तक रहने की अनुमति मिलती है। ई वीजा के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को भारतीय विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आधी न्यूज खत्म हो चुकी है दोस्तों। इसके बाद हम लोग 15 और न्यूज देखेंगे दोस्तों। उससे पहले हमारे कुछ कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। उन कार्यक्रमों की एक लंबी जो है श्रृंखला है दोस्तों। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है करंट अफेयर्स की, एसे की, डेली आंसर राइटिंग की और आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लगभग सभी टॉपिक पर हमारी क्लास जो है रेगुलर चलती है। इसमें जो है हमारा मेन उद्देश्य होता है आपका चयन कराना, जिसमें मूल्यांकन श्रृंखला हमारी काफ़ी अच्छी है। आपके सभी कॉपी आदि का मूल्यांकन किया जाता है दोस्तों। ये कोड दिया 30 जो है वह ये 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है आप सभी के भारी डिमांड पर। तो ये अभी भी दिवाली ऑफर 30 नवंबर तक चलेगा दोस्तों। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? तो एनुअल करंट अफेयर्स का जो है आप फरवरी 2024-23 से लेकर के फरवरी 2024 तक के सभी आपको कंप्लीट, अप्रैल 2023 जो है अभी आपको कुछ ही घंटों में मिल जाएगा आज ही, जिस पर 100 लगभग 40 एमसीक्यू हैं और एक पूरी मैगजीन है, इसको रहेंगे। और अप्रैल के बाद जो है आपको पिछले 3 महीनों के, यानी कि इस महीने के लास्ट तक जो है नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, इन 4 महीनों के नोट्स जो है जल्दी दिला दिए जाते हैं, जिससे कि आप जो है जो आगे कोई परीक्षा देनी हो तो उसमें आप काम करें। बीच में जो है आपके मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने जो है आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, 15 दिसंबर के बाद मिलेगा। तो ये आप ध्यान से रखेंगे। इसमें 12 महीने की आपको कंप्लीट मैगजीन पीडीएफ के फॉर्म में दी जाती है। मैराथन क्लासेस जो है 3 घंटे की एक होंगी, सभी पर 1200 एमसीक्यू पीडीएफ के रूप में, 12 टेस्ट के रूप में, और डेली करंट अफेयर्स जो है क्लासेस, वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस जो आपको चलती हैं। किसी को भी इस पे मैगजीन पर फ्री आपको नोट्स चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें व्हाट्सअप करें दोस्तों। यहाँ पर हमारा आर की जो है क्लासेज हैं, ये 560 रुपए में मात्र आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आपको 90 दिन 30 प्रश्न रेगुलर दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर पर ही एक मिशन सचिवालय का हमारा एक बैच है, मेंस का बैच, प्रारंभिक परीक्षा का बैच, डेली आंसर राइटिंग, एनुअल आंसर राइटिंग और एसे राइटिंग, और साथ ही साथ हमारा फाउंडेशन बैच का मेंटोरशिप बैच है, आप आर का वो ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ये सारे कार्यक्रम जो है हमारे अभियान सिविल सर्विसेज ऐप पर हैं।
अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8802913517 पर, जिसके माध्यम से आपको सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएँगी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स पर। वीकली करंट अफेयर्स के टोटल 30 जो टॉपिक हैं, उन पर हम लोग बातचीत करेंगे। 15 जो है आपके टॉपिक हो चुके हैं, 15 टॉपिक और हैं, और इन सभी टॉपिक पर आपके एमसीक्यू सेशन कल जो है 9 से 10 बजे के बीच आयोजित कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 16वां टॉपिक है आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव। श्री अन्न क्या होता है दोस्तों? श्री अन्न मोटा अनाज को कहा जाता है, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, मोटे अनाज को, जिसमें रागी, सामा, कोदो, बाजरा, ज्वार ये सभी आता है, केवल बाजरा नहीं होता है, इसको बाजरा भी बोलते हैं। आसियान के लिए भारतीय मिशन और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 22 से 26 नवंबर तक, यानी कि वो आज तक चलेगा, अभियान जो है आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष 2023 का हिस्सा है। इस महोत्सव में व्यंजन उत्सव आज शुरू हुआ, मतलब कि 22 की न्यूज है ये, जिसमें मोटे अनाज वाले व्यंजनों को तैयार कर पाक कला प्रदर्शन किया गया। इस उत्सव में श्री अन्न आधारित खाद्य उत्पादकों का और स्टार्टअप्स ने भाग लिया। महोत्सव का उद्घाटन करते हुए आसियान में भारत के राजदूत जयंत खोबरागड़े ने भारत और आसियान के संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत आसियान श्री अन्न महोत्सव के महत्व पर उल्लेख किया। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 मनाया जाता है भारत के प्रमुख सहयोग से, और आप सभी को पता है कि G20 में हमने जो है इस पर एक निबंध भी हमारा तैयार हो रहा है जल्द ही। आसियान भारत श्री अन्न जो है ना, तो इस पे निबंध जो है आपको कौन सा मिलेगा? श्री अन्न, अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष 2023, ठीक है ना, इसका महत्व, और इससे जो है खाद्यान्न जो है न्यूट्रिशन पर बल दिया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या आज का टॉपिक 17, अल दाफरा सोलर फोटोवोल्टोइक वोल्टिक बिजली परियोजना। संयुक्त अरब अमीरात ने एक ही जगह पर दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 से पहले, यानी कि COP26 जो है वो ग्लासगो में हुआ था, शर्म अल शेख में 27 हुआ था, 28 जो है वह संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है। यही 30 नवंबर से शुरू होगा और दिसंबर के कुछ मतलब दिनों तक चलेगा। COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 से पहले यह शुरुआत की गई। 2 गीगावाट क्षमता वाला यह अल दाफरा सोलर वोल्टिक बिजली परियोजना अबू धाबी से 35 किलोमीटर दूर है, और इसके माध्यम से लगभग 2 लाख घरों में बिजली उत्पादित की जा सकती है। अबू धाबी के उपशासक शेख हजा बिन अल नहयान ने उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शेख सेफ बिन जायद अल नहयान की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया। शेख हजा ने बताया कि उनका देश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की तैयारी में जुटा हुआ है, और यह बिजली परियोजना और स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने की देश की प्रतिबद्धता का परिचायक है। दोस्तों, इसी माह के अंतिम दिन से शुरू हो रहा है आपका COP28, जो कि अल दफरा में आयोजित किया जाएगा, यानी कि हमारे संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। IBSS बिलियर्ड चैंपियनशिप, भारत के दिग्गज क्यू खिलाड़ी जिनको बिलियर्ड खिलाड़ी बोलते हैं, पंकज आडवाणी ने 21 नवंबर 2023 को मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित IBSS बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 इन्होंने जीत लिया। उन्होंने फाइनल में अपने ही देश के सौरभ कोठारी को 1416 अंकों से हराया। 1000 के सापेक्ष उन्होंने 416 अंक प्राप्त किए थे। इस जीत के साथ आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 26वां खिताब जीता है, जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा जीता गया सबसे अधिक खिताब है। उन्होंने इससे पहले 2005, 2008, 2010, 2012, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में यह खिताब जीता। आडवाणी 2003 में पहली बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती थी, जब वे केवल 20 वर्ष के थे। तब से वह इस खेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। दोस्तों, हम 19 नंबर टॉपिक पर बात करेंगे इंटरनेशनल एमी अवार्ड के बारे में। 20 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 समारोह आयोजित किया गया।
इस समारोह में इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एकता कपूर को इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट की सुविधा दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान के लिए एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। एकता कपूर एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं 91 इंटरनेशनल एमी अवार्ड में कॉमेडियन वीर दास को कॉमेडी के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता। उन्होंने यह अवार्ड नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेशल शो वीर दास लैंडिंग के लिए मिला। यह उन्होंने दूसरी बार यह अवार्ड जीता है। वीर दास लैंडिंग एक प्रोग्राम है जो नेटफ्लिक्स पर कॉमेडी स्पेशल टाइटल के साथ आता है। सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 नवंबर 2023 को बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट BGBS के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान BCCI के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। गांगुली को एक विश्वसनीय और लोकप्रिय चेहरे के रूप में जाना जाता है। उन्हें पश्चिम बंगाल के एक बेटे के रूप में भी जाना जाता है। गांगुली की नियुक्ति से पश्चिम बंगाल दुनिया भर के में बढ़ावा देने की उम्मीद है। गांगुली ने इस नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह पश्चिम बंगाल को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए खास करके क्रिकेट में अपनी पूरी कोशिश करेंगे। विश्व में खसरे से मौत के मामले में 43% वृद्धि हुई है, WHO के आंकड़े हैं दोस्तों। आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। अमेरिका के रोग नियंत्रक एवं रोकथाम केंद्र CDC और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में खसरे से होने वाली मौतों की संख्या 2020-21 में की तुलना में 43% बढ़ करके 2,37,300 हो गई है। यह 2000 के बाद से खसरे में होने वाली मौतों की सबसे अधिक संख्या है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वृद्धि का कारण जो है टीकाकरण की दर में गिरावट है। 2022 में 143 देशों में 37 मिलियन बच्चों को खसरे का टीका नहीं दिया गया, जिसमें से 2.2 मिलियन बच्चों को पहली खुराक नहीं मिली, 1.1 मिलियन बच्चों को दूसरी खुराक नहीं मिली। खसरा एक संक्रामक बीमारी है जो तेज बुखार, खांसी, छींक और चेहरे पर चकत्ते से जुड़ी हुई है। यह बीमारी खतरनाक हो सकती है, खासकर छोटे बच्चों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए यह बड़ी समस्या क्रिएट करता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, खसरे को रोकने के लिए 2 टीके दिए जाते हैं। पहला टीका आमतौर पर 12 से 15 महीने की उम्र में दिया जाता है और दूसरा टीका आमतौर पर 4 से 6 साल की उम्र में दिया जाता है। WHO का लक्ष्य जो है 2023 तक खसरे को खत्म करना है। हालांकि टीकाकरण दर में गिरावट का कारण जो है इस लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल हो रहा है। फातिमा बीबी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं। वे सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। उनका 96 वर्ष की उम्र में 23 नवंबर को निधन हो गया। वह केरल के पतनमतिट्टा जिले में 1927 में पैदा हुई थी। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज से BSc की डिग्री हासिल की और फिर तिरुवनंतपुरम स्थित विधि विश्वविद्यालय जो महाविद्यालय है उससे कानून की डिग्री हासिल की। न्यायमूर्ति बीबी ने 1950 में वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने केरल अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं में मुंसिफ के रूप में कार्य किया और 1974 में जिला और सत्र न्यायाधीश बनी। उन्हें 1980 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों। न्यायमूर्ति बीबी को 1983 में केरल उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति प्राप्त की, जो भारत के इतिहास में किसी भी न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश थी। वह 1992 में उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त हुई थी। दोस्तों अगली न्यूज हमारी जो है, अब कुल 6-7 न्यूज और बची हैं दोस्तों। आइए डिटेल में इन सभी न्यूज को देख लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद। दोस्तों भारतीय सशस्त्र बल और ऑस्ट्रेलियाई सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है आस्ट्रा हिंद 2023 का दूसरा संस्करण 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने संयुक्त रूप से युद्धक कौशल और सामरिक संचार और समन्वय अभ्यास का अभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को बढ़ावा देना है। भारत आस्ट्रा हिंद जो है 23 भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके बारे में आप ध्यान देखेंगे, इसमें कई चीजें की जाएंगी। जमीन पर लड़ाई, हवाई हमले, नौसैनिक अभियान और आतंकवाद विरोधी अभियान भी इस सभी में शामिल है।
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है। मुर्मू को 21 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल ने 63वें सत्र में चुना गया। मुर्मू का चयन भारत की प्रतिबद्धता और वैश्विक ऑडिट परिदृश्य में आकार देने में सक्रिय भूमिका को रेखांकित करता है। वह पहले ही 2019-2023 तक 4 साल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं। साथ ही दोस्तों मुर्मू के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल जो है 2024-27 तक होगा। इस अवधि के दौरान वह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय फंड कार्यक्रमों और विशेष एजेंसियों के ऑडिट के लिए पैनल की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। अगली न्यूज देखते हैं दोस्तों, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो सूर्यकरण, जो कि 17वां का एडिशन है। ये भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यक्रमण जो 17 है, पिथौरागढ़ में 24 नवंबर से 2023 से शुरू हुआ। यह अभ्यास 7 दिसंबर 2023 तक चलेगा। दोस्तों इस अभ्यास में भारतीय सेना की एक बटालियन और नेपाली सेना की एक बटालियन हिस्सा ले रही हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को मजबूत करना। अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाएं पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध, आतंकवाद विरोध अभियान और मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में अंतर संचालन का अभ्यास करेंगे। अगली न्यूज देखते हैं दोस्तों हम नवा राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑयल स्पिल का नाम आपने सुना होगा। समुद्र तल पर जो है अगर हम देखते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का अगर तेल रिसाव होता है तो वह मरीन इकोसिस्टम के लिए बड़ा ही खतरनाक होता है। भारतीय तटरक्षक बल आईसी इंडियन कोस्ट गार्ड ने राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना एनओएसडीसीपी के अनुरूप वाडिनार तट पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जो है यह नवा वर्जन है इसका दोस्तों, नेट पोलरेक्स 9 नवे संस्करण की शुरुआत की। यह अभ्यास जो है 24 और 25 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, बहुत सारे, गुजरात सरकार आपके पर्यावरण मंत्रालय और अन्य जो है एजेंसियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अभ्यास का उद्देश्य क्या है? समुद्री प्रदूषण को प्रतिक्रिया तंत्र के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करना और किसी भी समुद्री रिसाव या आकस्मिकताओं से निपटने के लिए संसाधन एजेंसियों को तैयार करना। अभ्यास में एक काल्पनिक तेल रिसाव की स्थिति का अनुकरण किया जाएगा। एजेंसियों को तेल रिसाव का नियंत्रण करके प्रभावित क्षेत्रों को साफ करने, पर्यावरणीय नुकसान को कम करने आदि के लिए काम किया जाएगा। ये नवा संस्करण है, बस इतना याद रखना है आपको। बस 2-3 न्यूज और हैं दोस्तों। लचित दिवस और लचित बोरफुकन के बारे में आप जरूर जान लीजिएगा। ये असोम इतिहास में काफी फेमस पर्सनालिटी हैं। लचित दिवस हर साल जो है 24 नवंबर को असम में मनाया जाता है। यह दिन अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। लचित बोरफुकन को असम के इतिहास में एक महान योद्धा और सेनापति के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने 1971 में सरायघाट की लड़ाई में मुगल सेना को हराकर असम की स्वतंत्रता की रक्षा की थी। दोस्तों लचित बोरफुकन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि लचित बोरफुकन का जन्म जो है वह 24 नवंबर 1616 को असम के जोरहट जिले में हुआ था। उनके पिता राजा सुबाह सिंह अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। लचित बोरफुकन ने बचपन से ही युद्ध कौशल और रणनीति का अध्ययन किया था। वह एक कुशल योद्धा और एक चतुर सेनापति थे। 1661 में लचित बोरफुकन को अहोम साम्राज्य का सेनापति नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपने नेतृत्व में अहोम सेना को मजबूत किया और मुगल साम्राज्य के खिलाफ कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया। 1671 में उन्होंने सरायघाट की लड़ाई में मुगल सेना को हरा करके असम की स्वतंत्रता की रक्षा की। यह लड़ाई अहोम साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण जीत थी और लचित बोरफुकन की वीरता और उनके नेतृत्व का एक अमर कहानी है। लचित बोरफुकन जो है की मृत्यु 1672 में हुई थी और इनकी मृत्यु के बाद उन्हें असम में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में 24 नवंबर को लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कल जो है परसों आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री ने और बड़े लोगों ने उनको लचित दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। आज की अंतिम जो न्यूज है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ के बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडियन शुगर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन।
भारत वर्ष 2024 के लिए इसका अध्यक्ष नामित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ने अपनी 63वीं जो परिषद बैठक में घोषणा की कि भारत वर्ष 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष होगा। इस संगठन का मुख्यालय लंदन में है। वैश्विक चीनी क्षेत्र का नेतृत्व करना देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और यह इस क्षेत्र में देश के बढ़ते कदम को दर्शाता है। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, कई बार मैं बता चुका हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बनाइएगा। वैश्विक चीनी खपत में लगभग 15% भागीदारी और चीनी में लगभग 20% का उत्पादन के साथ भारतीय चीनी रुझान वैश्विक बाजारों में बहुत प्रभावित करते हैं। चीनी बाजार में विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में ब्राजील तो पूर्वी गोलार्ध में भारत अग्रणी है। अब अमेरिका और ब्राजील के बाद इथेनॉल उत्पादन में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा देश होने के नाते भारत ने हरित ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और घरेलू बाजार में अधिशेष चीनी की चुनौतियों को जीवाश्म ईंधन आयात के समाधान में बदलने की क्षमता दिखाई है और इसे COP26 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक उपकरण के रूप में पेश किया है। COP26 क्या है दोस्तों? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ग्लासगो में जो हमारा सम्मेलन हुआ था पर्यावरण पर, उसमें हमने कुछ रिजोल्यूशन लिए थे जिसमें नेट जीरो एमिशन कब तक 2070 तक हमें प्राप्त करना है, उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करेगा। उल्लेखनीय है कि भारत में इथेनॉल मिश्रण प्रतिशत जो है 2019-20 में 5% बढ़ करके 2022-23 में 12% हो गया है, जबकि इसी अवधि के दौरान ये जो 173 करोड़ लीटर से बढ़ करके इसका उत्पादन जो है 500 करोड़ लीटर से अधिक हो जाएगा। 2025 तक 30 तक जो है हमारा जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वह 20% करने का भारत सरकार का लक्ष्य है। तो ये रही कंप्लीट जानकारी आज के वीकली करंट अफेयर्स की दोस्तों। इस पर MCQ जो है कल सुबह में कराए जाएंगे, उसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। और दोस्तों हमारे जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। इन कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला है दोस्तों, आप हमारे ऐप पर जाकर के देख सकते हैं। जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए आप इसमें जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। इसमें मेंटोरशिप बैच मिशन सचिवालय के लिए और हमारा जो है वीकली एस्से राइटिंग मात्र 718 में आपको कंप्लीट दिया जाएगा। साथ ही डेली आंसर राइटिंग 75 दिन आंसर राइटिंग, और साथ ही दोस्तों हमारा मिशन सचिवालय का मेंस का बैच है, प्री का बैच है, प्री कम मेंस है, और हमारा जो है मेन टेस्ट सीरीज है, और साथ ही हमारा जो है आपका एक 287 रुपये में मात्र जो है आपका करंट अफेयर्स पूरे साल भर का MCQ सेशन के साथ जो है ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये रही कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूं दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।